नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। स्वागत है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में। ये आरएस मैथ्स के हिसाब से वर्ल्ड हिस्ट्री लेक्चर सीरीज चल रही है। ये लास्ट लेक्चर है वर्ल्ड हिस्ट्री लेक्चर सीरीज का। इस लेक्चर सीरीज के इस लास्ट लेक्चर में हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। आरएस मैथ्स के हिसाब से मैंने ये लेक्चर सीरीज चलाई हुई है और अपना जो सिलेबस है आरएस मैथ्स में वो है विश्व युद्धों का प्रभाव, लास्ट टॉपिक जो है। तो उसमें प्रथम विश्व युद्ध देख चुके हैं, उसके कारण भी देखा था, उसके परिणाम भी देखे थे और अब द्वितीय विश्व युद्ध देख रहे हैं। ओके, मेनली जो सिलेबस में है वो सिर्फ परिणाम पूछा है, बट हमें थोड़ा बहुत कारण भी जानना होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे ए टू जेड। बाकी आपको पता ही है, यूडेमी पे आप जाके पूरी लेक्चर सीरीज देख सकते हैं। उसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा एंड कुछ क्वेश्चन आंसर रिटर्न जो होती है प्रैक्टिस वो भी मिल जाएगी और आपको वीडियो लेक्चर भी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। ओके, तो मैं अभी शुरू कर देता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध, लास्ट वाले प्रथम विश्व युद्ध में आपको बताया था कि पेरिस शांति समझौता हुआ था। उसमें अलग अलग देशों के साथ में अलग अलग संधियाँ की गई थी और उसमें से जर्मनी के साथ में वर्साय की संधि की गई थी। ठीक है, उस वर्साय की संधि के कारण ही माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीज पड़ गए थे। वर्साय की संधि में फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी को कमज़ोर करने की कोशिश की थी और जर्मनी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। तो जर्मनी के जो लोग थे वो बदला लेना चाहते थे फ्रांस से, और बदला लेने के लिए कुछ समय बाद वहाँ पे एक तानाशाह आ जाता है हिटलर नाम का, और वो लोगों को एक तरीके से उनकी भावनाओं के साथ खेलता है और उनको एक सपना दिखाता है कि जर्मनी पूरे विश्व का नंबर 1 देश बनेगा और सभी देशों से बदला लिया जाएगा एक एक करके। लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। तानाशाह हिटलर जो था बहुत अच्छा एक वक्ता था, वो बातें ऐसी बोलता था कि अच्छे दिन आएंगे आएंगे इस तरीके के, और वो पूरे जर्मनी में उनका प्रभाव बढ़ गया और तानाशाह को चुन लिया गया। ओके, तो वहाँ से आगे आके द्वितीय विश्व युद्ध की परिणति शुरू हो जाती है जैसे हिटलर आते हैं। तो देखेंगे क्या पढ़ने वाले हैं, ओवरव्यू में देखेंगे। उसके बाद में कारण क्या रहे, वर्साई की संधि, आर्थिक कारण, शस्त्रों की ओर, तात्कालिक कारण, आदर्श देखेंगे, परिणाम क्या रहे, और लास्ट में यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है, हो रही। तो यहाँ पे चलते शुरुआत करने से पहले मैं हमेशा मैप बताता हूँ। तो मैप पे देख लीजिए, ये वाला जो क्षेत्र है फ्रांस है, ये वाला जर्मनी है, ये यूनाइटेड किंगडम है, ये पोलैंड है। ओके, अभी मैं इसी लेक्चर में यहाँ पे इसी मैप में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। ओके, ये फ्रांस है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में फ्रांस ने जर्मनी का यहाँ वाला क्षेत्र जो था, ये वाला जो क्षेत्र अल्सास लॉरेंस वाला, ये वाला क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया था फ्रांस ने। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो शांति समझौता हुआ था, वर्साय की जो संधि हुई थी, वो ये वाला क्षेत्र ले लिया था। इससे जर्मनी वाले लोग नाराज थे। ओके, एंड उसके साथ साथ में यहाँ वाला सार वाला क्षेत्र था, वो भी 15 साल के लिए उन्होंने ले लिया था, सार वाला जो क्षेत्र था। ओके, उसके साथ साथ में ये जर्मनी जो था वो पहले इस तरीके से था, इस तरीके से, ये वाला मैप में इस तरीके से था। आगे मैं मैप में दूसरा दिखाऊंगा, 1939 का मैप वहाँ पे दिखाने वाला हूँ। इस वाले मैप में से यहाँ से पोलैंड के लिए एक रास्ता दिया गया था, पोलिस गलियारा, इस जगह तक, इस जगह तक एक बंदरगाह था, वहाँ तक इनके लिए एक गलियारा दिया गया था। और वो कहाँ होके जा रहा था, जर्मनी के बीचों बीच होके जा रहा था। ये जर्मनी है यहाँ इस क्षेत्र तक, लेकिन बीच में होके क्या बना दिया गया, पोलिस गलियारा। तो जर्मनी वाले लोगों के अंदर प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद में जो वर्साय की संधि में उनके साथ जो भेदभावपूर्ण अन्याय किया गया, उसका बदला लेने की भावना थी। और उस भावना का फायदा उठाते हुए एक तानाशाह आते हैं हिटलर, और हिटलर जो है वो जर्मनी के लोगों को एक साथ में इकट्ठा करते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम फिर से पूरे विश्व में शासन करने वाले हैं। धीरे धीरे करके हिटलर जो है वो वर्साय की संधियों का उल्लंघन करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पे सेना का जो नियम था 1 लाख रख सकते हैं, वायुसेना नहीं बना सकते, उन सबको नष्ट करते हुए सेना कंपलसरी कर दी गई, सभी को सेना में शामिल करने लग गया हिटलर। वायुसेना तीव्र गति से बढ़ा दी, उसके अलावा शस्त्रों की होड़ लगा दी उसने। और 1939 आते आते जर्मनी बहुत ताकतवर होने लग गया था। अब एक चिंगारी की जरूरत थी, जो उन्हें थोड़े आगे आने वाले समय में बता रहा हूँ कैसे हुई। वो एक चिंगारी फिर से मिली और फिर से पूरा यूरोप जो है वो वर्ल्ड वार में चला गया। ओके, पहले यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। दोहरी शक्तियाँ, जैसे लास्ट लेक्चर में बताई थी, ऐसे ही एक एक्सेस पावर है और मित्र राष्ट्र है। ओके, दोहरी शक्तियाँ कौन सी है, जर्मनी, इटली और जापान। देखो, इटली लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इटली जो था वो पहले मित्र राष्ट्रों में था। ओके,
जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद में इटली उसका संयुक्त जो बना था अपना लीग ऑफ नेशंस, उसका सदस्य नहीं बना था इटली। और उसके अलावा इटली को कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हुआ था उसमें, तो इटली एक तरीके से दूसरी साइड में आ गया था। ओके, इटली इस साइड में आ गया था धुरी राष्ट्रों की साइड में। ओके, जापान जो था वो अपनी जगह अलग ही था, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट कौन था? जर्मनी था। ओके, दूसरी साइड में मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए और इनके उपनिवेश थे। ओके, देखते हैं क्या कारण थे। द्वितीय विश्व युद्ध कोई आकस्मिक युद्ध नहीं था, बल्कि पृष्ठभूमि में तो वर्साई की संधि द्वारा ही निर्मित कर दी गई थी। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जर्मनी स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा था। क्यों? फ्रांस और इंग्लैंड ने वर्साई की संधि में उसके साथ बहुत ज्यादा भेदभावपूर्ण अन्याय किया था। ओके, जर्मन नागरिकों में काफी रोष था, जिसका फायदा उठाकर नाजी पार्टी के तानाशाही हिटलर ने जर्मनी की सत्ता प्राप्त कर ली और जर्मनी के लोगों के साथ प्रथम विश्व युद्ध में अपमान का बदला लेने के लिए तैयार कर लिया जर्मनी के लोगों को। जर्मनी ने हिटलर के नेतृत्व में अपनी सेना को मजबूत किया और पोलिश गलियारे को लेकर 1 सितंबर 1939 को और पोलैंड पर हमला कर दिया। यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। आया बात समझ में? पोलैंड पे हमला किया, कारण क्या था? पोलिश गलियारे को लेकर। पहले उन्होंने बोला पोलिश गलियारा जो है वो शांति से दे दो, पोलैंड वालों ने मना कर दिया, नहीं देंगे हम, क्योंकि वर्साई की संधि में हमारे लिए ये मिला है। तो जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने पोलैंड पर वो बहाना देख रहे थे, एक सिर्फ छोटा सा बहाना देख रहे थे। उससे पहले भी वो छोटे छोटे राज्यों को अपने कब्जे में ले चुके थे, लेकिन कोई और दूसरा देश नहीं बोला था। ठीक है, तो वहाँ पे पोलैंड पर हमला किया। पोलैंड पर हमला करने के बाद में फिर वहाँ पे उन्होंने रूस के साथ में पहले से ही संधि की हुई थी। हिटलर ने गुप्त संधि की हुई, हिटलर ने रूस के साथ में एक गुप्त संधि की हुई थी कि अगर हम पोलैंड पर हमला करते हैं तो आप रूस वाले जो हैं वो कुछ नहीं बोलेंगे और हम पोलैंड को आधा आधा बांट लेंगे। ओके, उसके बाद में जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर दिया था। फ्रांस पर हमला करने के अलावा उन्होंने बेल्जियम पर भी हमला कर दिया था। तो इस तरीके से जर्मनी का साथ आ गया था इटली, और दूसरी साइड में जो चल रहा था वो जापान अपने अलग ही फॉर्म में चल रहा था, वो भी धुरी राष्ट्रों के साथ ही था। लेकिन जर्मनी इतना ज़्यादा ताकतवर होने के बाद भी इस विश्व युद्ध में हार गया, क्योंकि बहुत अति कर दी थी उन्होंने, बहुत ज़्यादा अति कर दी थी। पहले से ही सारी जगह पे युद्ध थोपने लग गया था और उन्होंने यूएसए को भी नाराज कर दिया था जर्मनी वालों ने। तो जब यूएसए युद्ध में कूदा था तो उसके बाद में जर्मनी का जो है वो खात्मा धीरे धीरे होने लग गया था, और उधर से रूस के साथ भी उन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया था। देखते हैं, मैप में देखेंगे तब सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बाकी नाम लेते रहने से कुछ समझ में नहीं आता है। ओके, ये देखिए आप, ये यूरोप का मैप है। ये कब का है? 1939 का मैप है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पहले। यहाँ पे फ्रांस है। ओके, फ्रांस ने ये वाला क्षेत्र ले लिया है। ये वाला क्षेत्र जो है अल्सास और लॉरेंस वाला क्षेत्र है, ये हो तो जर्मनी का ही था, लेकिन फ्रांस ने इसे ले लिया है। ओके, उसके अलावा जर्मनी एक्चुअली में था यहाँ तक, जैसे ये जर्मनी था पूरा का पूरा, ये पूरा जर्मनी था ऐसे तरीके से। ओके, लेकिन क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो पोलैंड के लिए एक गलियारा दिया गया, इसे पोलिश गलियारा बोला गया। यहाँ पे भी जर्मनी है और यहाँ पे भी जर्मनी है। जर्मनी के बीचों बीच में होकर पोलिश गलियारा दिया गया था डेजिंग बंदरगाह तक। पोलैंड को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे पोलिश गलियारा दिया गया था। ओके, जब जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने अपनी आर्मी मजबूत कर ली तो उसके बाद में उन्होंने छोटे छोटे राज्यों पे हमला किया, जैसे इस तरीके से स्लोवाकिया, इनको तो अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन जब उन्होंने पोलैंड से बोला कि ये गलियारा हमें वापस चाहिए, तो पोलैंड ने मना कर दिया, तो हिटलर ने इस पे आक्रमण कर दिया। इधर कौन है? रूस है। इस रूस ने जर्मनी पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि रूस और जर्मनी के बीच में पहले ही समझौता हो चुका था, गुप्त समझौता, कि हम पोलैंड पर आक्रमण करेंगे तो रूस वाले शांत रहेंगे। रूस वाले शांत रहे, ठीक है, और पोलैंड पर आक्रमण कर दिया इधर की साइड से, और पोलैंड को जीत लिया जर्मनी ने। उसके बाद में जर्मनी ने आक्रमण किया फ्रांस पे, ठीक है, और फ्रांस को हराते हुए फ्रांस का भी ज़्यादातर क्षेत्र उन्होंने जीत लिया था। इधर की साइड में उन्होंने बेल्जियम और इधर की साइड में भी हमला करके इन क्षेत्रों को भी जीत लिया था। ओके, और बाकी अफ्रीका में भी युद्ध चल रहा था और उपनिवेश वाले क्षेत्रों पे भी युद्ध चल रहा था। देख लीजिए एक बार कैसे कैसे, यहाँ पे देखिए ये मैप है, ये वाला जर्मनी है। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। उसके अलावा इधर की साइड में नॉर्वे और इन पर हमला करते हुए इन्हें जीत लिया। फ्रांस पर हमला किया,
इंग्लैंड पर भी वायुसेना के थ्रू जाके वो हमला करते थे जर्मनी वाले। जर्मनी की सेना काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। इधर की साइड में भूमध्य सागर में या अफ्रीका में भी वो उन्होंने जर्मनी वालों ने हमला कर दिया था। ओके, तो बहुत सारे क्षेत्रों पे उन्होंने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। ओके, शुरुआत में तो एक्चुअली में जर्मनी बहुत आगे निकल गया था इस युद्ध में, जर्मनी की टेक्नोलॉजी भी काफ़ी थी। ये अपना अल्सास फ्लोरेंस क्षेत्र है जर्मनी के, यहाँ फ्रांस है, फ्रांस ने इसे लिया हुआ था। ओके, चलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण देखते हैं क्या क्या कारण रहे। देखो, पहला तो वर्साई की अपमानजनक संधि, ये तो मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। जर्मनी अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। पोलिश गलियारा जर्मन राष्ट्र के हृदय में कटार की भांति था। ओके, तानाशाहों का उदय। युद्ध के बाद यूरोप में स्थापित लोकतंत्र लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे। देखो, युद्ध जो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद में यूरोप की आर्थिक हालत बहुत कमजोर हो गई थी। पूरे यूरोप में महंगाई दर बहुत ज़्यादा हो गई थी और 1929 में एक बहुत महान मंदी आई थी, ग्रेट डिप्रेशन जिसे बोला जाता है, जो अमेरिका से शुरू होकर पूरे विश्व में फैल गई थी। एक्चुअली में जो वर्साई की संधि में जर्मनी पर जो थोपा गया था $5 अरब का जो जुर्माना थोपा गया था, उसमें अमेरिका जर्मनी की हेल्प कर रहा था। लेकिन जब वो ग्रेट डिप्रेशन आ गया तो अमेरिका की खुद की हालत खराब हो गई, तो यूरोपीय लोगों की मदद करना तो वो सोच भी नहीं सकता था। तो उस समय जर्मनी के लोगों के पास में बिल्कुल पैसे नहीं रहे, उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर हो गई 1930 के आसपास में। उसी समय का फायदा उठाते हुए जब एक ऐसा माहौल बन जाता है ना, चारों तरफ बिल्कुल कुछ निराशा ही निराशा नजर आती है, तब लोग उम्मीद करते हैं कि कोई चमत्कार होना चाहिए, कोई बहुत बड़ा चमत्कार होना चाहिए, ऐसा उम्मीद करते हैं। और उस चमत्कार की उम्मीद में ही एक ऐसे नेता निकल के आने लग गए, तानाशाही नेता। लोगों को लगने लगा कि ये लोकतंत्र तो कुछ कर ही नहीं रहा है, हम पिछले 10 साल से हालत खराब है, अब भी कुछ नहीं हो रहा है। तब कुछ ऐसे लोग आएंगे जो लोगों को वादा करेंगे कि हम आपको फिर से महान बना देंगे, फिर से संपन्न राष्ट्र बना देंगे, आपके पास में सबसे अच्छे दिन हो जाएंगे, आप पूरे विश्व में महान बन जाओगे। इस तरीके की वादे करने वाले लोग आएंगे कि अगले 5 साल में मैं जर्मनी का तख्ता पलट कर दूंगा, जर्मनी की जो एयरफोर्स है, आर्मी है, उसे सुपर पावर बना दूंगा, इसका क्षेत्र बढ़वा दूंगा और आपके पास में सारी सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी। तो ऐसे तानाशाह जो बड़बोले लोग होते हैं वो आते हैं ऐसे ऐसे समय पे जब चारों तरफ निराशा का माहौल होता है। तो उस समय 1930 के आसपास में वहाँ पे हिटलर का शासन आ जाता है। हिटलर पहले वहाँ की जो संसद थी उसे जला के खाक कर देता है और वहाँ पे अपना एक प्रभुत्व तानाशाह रूप में चालू कर देता है। ओके, तो वहाँ पे जो स्थापित हुए थे लोकतंत्र, वो लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहे थे, तो लोग तानाशाह लोगों की तरफ बढ़ने लग गए थे, जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि हमारे आने के बाद में फिर से हम विश्व में नंबर 1 बन जाएंगे। जैसे जर्मनी में हिटलर आ गया, इटली में मुसोलिनी आ गया और जापान में हिरोहितो आ गया। ओके, आर्थिक मंदी, 1929 की आर्थिक मंदी, विजेता राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था भी कमजोर होने लग गई इससे। ठीक है, विजेता यानी जीते हुए थे यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, उनकी भी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लग गई। किसके कारण? महान आर्थिक मंदी। मंदी से के पराजितों की आर्थिक स्थिति तबाह हो गई, किस्त भी नहीं चुका सकते थे। जो हारे हुए थे उनकी तो पूर्ण रूप से तबाह हो गई। ठीक है, वो किस्त वगैरह भी कुछ भी नहीं चुका सकते थे। मंदी से उबरने के लिए तानाशाहों की ओर लोग आकर्षित हुए। ब्रिटेन की तुष्टीकरण नीति, यहाँ पे ब्रिटेन ने अपनी तुष्टीकरण नीति अपनाई थी। तुष्टीकरण नीति का मतलब क्या हुआ? अपीजमेंट पॉलिसी। जब वर्साई की संधि की थी तो फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ही थे, लेकिन इंग्लैंड वालों को लग रहा था कि यूरोप का जो मुख्य भूमि है, अगर वहां पे फ्रांस शक्तिशाली हो जाएगा तो फ्रांस फिर इंग्लैंड से प्रतिस्पर्धा करने लगेगा। तो वो इस बात के समर्थक थे कि बैलेंस बना रहना चाहिए, शक्ति का संतुलन बना रहना चाहिए, और शक्ति का संतुलन बनाने के लिए कोई ऐसा देश चाहिए जो फ्रांस को भी टक्कर दे सके। तो वो जर्मनी को अपीजमेंट के थ्रू समर्थन कर रहे थे, यानी जर्मनी किसी दूसरे देश पर हमला कर रहा था तो वो बोल नहीं रहे थे कुछ भी, शांत रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स सी, देखते रहिए और आगे देखा जाएगा क्या होता है। तो इंग्लैंड ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। ब्रिटेन यूरोप में शक्ति संतुलन चाहता था, और जबकि वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक तरीके से शक्ति संतुलन बनाना चाहता था। वो चाहता था फ्रांस शक्तिशाली हो, फ्रांस शक्तिशाली ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए नुकसान होगा, इसलिए फ्रांस के कंपैरिजन में जर्मनी भी शक्तिशाली होना चाहिए। ओके, अतः ब्रिटेन द्वारा वर्साई की संधि का पालन नहीं करने पर उन्होंने कोई जोर नहीं दिया। जब जर्मनी ने वर्साई की संधि का पालन करने से मना कर दिया, यानी किस्त चुकाने से मना कर दिया, अपनी सेना को बढ़ाने से मना कर दिया, तब ब्रिटेन वाले लोगों ने कुछ नहीं कहा, वो शांत बैठे रहे।
तो ये इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति थी और इंग्लैंड को सक्रिय रोल निभाना चाहिए था अगर वर्साई की संधि का पालन नहीं हो रहा था, क्योंकि इंग्लैंड उस समय सबसे प्रमुख देश था, यूएसए एंड इंग्लैंड। ओके, राष्ट्र संघ की विफलता, क्योंकि वो विजेता राष्ट्रों का बना हुआ था, उन्होंने मन मर्जी से, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, राष्ट्र संघ इसलिए विफल हो गया क्योंकि जो फ्रांस और इंग्लैंड थे वो अपनी स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते थे, वो शांति नहीं चाहते थे एक्चुअली में, ठीक है। और शस्त्रों की होड़ चलने लग गई थी, वायुसेना का विकास होने लगा था और अनिवार्य सैनिक सेवा बढ़ती जा रही थी। यानी पहले जो विश्व युद्ध में बहुत सारी गलतियां की थी वो सेम टू सेम द्वितीय विश्व युद्ध में भी होने लग गई थी। फिर से दोबारा से वही कि सर्वश्रेष्ठ कौन बनेगा इस बात पे होड़ डलने लग गई थी और जर्मनी जिसके साथ अन्याय हुआ था वो अपना बदला लेना चाहता था। तात्कालिक कारण क्या थे? 1931 में जापान द्वारा मंचूरिया पर अधिकार कर लिया गया। मंचूरिया चीन का क्षेत्र है, ओके। वहाँ पे पहले रूस का अधिकार था, उसके बाद में वहाँ पे जापान के द्वारा अधिकार कर लिया गया। 1935 में इटली द्वारा इथोपिया पर अधिकार कर लिया गया और जिसे हिटलर द्वारा समर्थन दिया गया। इटली ने इथोपिया पर अधिकार किया, इटली का जो तानाशाह था मुसोलिनी, और उसका समर्थन किसने कर दिया? हिटलर ने कर दिया, ओके। 1936 में इटली और जर्मनी के बीच में समझौता हो गया आपस में, इन दोनों के बीच में, कि अगर कोई हम पे आक्रमण करता है तो हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। 1936 में इटली, जापान और जर्मनी इन तीनों ने मिलकर के एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट बनाया साम्यवाद को रोकने के लिए। साम्यवाद यानी कम्युनिस्ट विचारधारा जो रूस में फैल चुकी थी, रूस में स्टालिन की सरकार थी, तो उसे रोकने के लिए इटली, जापान और जर्मनी ने एक एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट बना लिया था, ठीक है। ये बनाया तो था एंटी कम्युनिस्ट यानी एंटी रूस बनाया था, लेकिन धीरे धीरे ये आपस में एक दूसरे के साथ में गुप्त संधियां कर ली कि आपस में अगर कोई भी हम पे आक्रमण करता है तो हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। 1938 में हिटलर द्वारा ऑस्ट्रिया का जर्मनी में विलय कर लिया गया। देखो ये मैप जो है, इस वाले मैप में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऑस्ट्रिया वाला इस जगह पे थोड़ा बहुत क्षेत्र था, ऑस्ट्रिया और हंगरी, तो उस पे किसके द्वारा आक्रमण करके जीत लिया गया? हिटलर के द्वारा ऑस्ट्रिया वाले क्षेत्र पे। इस वाले मैप में नहीं था, मैं दूसरे मैप में दिखा दूंगा, ओके। उसके बाद में म्यूनिक समझौता हुआ, चेकोस्लाविया का भी विलय कर लिया गया हिटलर के द्वारा जर्मनी में। तो देखिए अब क्या क्या घटनाएं घट रही तात्कालिक। 1931 में जापान ने मंचूरिया पे अधिकार कर लिया, ठीक है। इटली ने इथोपिया पे आक्रमण करके इथोपिया को जीत लिया, हिटलर ने समर्थन कर दिया। इटली और जर्मनी में पैक्ट हो गया। अब एंटी कम्युनिस्ट पैक्ट आता है, एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट आता है, इटली, जर्मनी और जापान के बीच में हो जाता है। अब जर्मनी जो है वो जाकर के आक्रमण कर देता है ऑस्ट्रिया पे और ऑस्ट्रिया को अपने क्षेत्र में मिला लेता है, ऑस्ट्रिया को, ओके। जो ऑस्ट्रिया और हंगरी पहले 1914 तक जो था बड़ा राज्य था, लेकिन जो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो ऑस्ट्रिया एक छोटा सा देश हो गया था, तो उस पर हमला करके जर्मनी उसे मिला लेता है। जर्मनी जब वो आक्रमण करता है, उसे मिलाता है, तब वो शांत रहते हैं, इंग्लैंड वाले, फ्रांस वाले, वो कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 1938 में म्यूनिक समझौता होता है जिसमें चेकोस्लाविया का भी जर्मनी में विलय कर लिया जाता है। 1939 में हिटलर रूस से समझौता करता है और पोलैंड को आपस में बांटने की स्वीकृति देता है। हिटलर रूस के साथ समझौता करता है कि हम पोलैंड पर आक्रमण करेंगे पोलिस गलियारे के नाम पर, तो तुम पोलैंड का साथ मत देना, और जब हम पोलैंड को जीत लेंगे तो आधा आधा बांट लेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। पोलिस गलियारे का की मांग की पोलैंड से, और उन्होंने मना कर दिया पोलैंड वालों ने देने से, तो जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर लिया गया। तो यहाँ पे शुरुआत अगर मानी जाती है द्वितीय विश्व युद्ध की तो 1 सितंबर 1939 से मानी जाती है, जब जर्मनी पोलैंड पर हमला करता है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं यूरोप वाले मैप में फिर से आपको दिखाता हूँ, द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे ये मैप है, एक बार आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे हुआ दोबारा से। बाकी अपने सिलेबस में सिर्फ प्रभाव है, लेकिन कारण भी समझाने होते हैं, ठीक है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्साई की संधि थी वो भेदभावपूर्ण थी, ओके। एक आर्थिक मंदी आई थी, उसके कारण जो है स्थिति डामाडोल हो गई थी और तानाशाहों का उदय हो गया था, लोकतंत्र पे लोगों का विश्वास नहीं रहा था। ये 3 इंपॉर्टेंट कारण थे। जर्मनी वाला ये वाला क्षेत्र है, ओके। यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ तक ये है पोलिस गलियारा, बाकी ये पूरा जो क्षेत्र था वो होने को जर्मनी का था, लेकिन दे दिया किसको? ये पोलैंड को दे दिया है, ओके। ये हंगरी के पास में ही यहीं पे ऑस्ट्रिया था, ओके। सबसे पहले जर्मनी ऑस्ट्रिया पे हमला करता है, ऑस्ट्रिया को जीत लेता है, ओके। उसके बाद में
यूगोस्लाविया को जो समझौता हुआ, म्यूनिख समझौता, उसके तहत यूगोस्लाविया को भी जर्मनी के अंदर मिला लिया जाता है। अब जर्मनी रूस के साथ में समझौता कर लेता है कि हम इस पोलैंड पर आक्रमण करने वाले हैं, आप शांत रहना। जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण करता है और पोलैंड वाले क्षेत्र को जीत लेता है। ओके, उसके बाद में जर्मनी फ्रांस पर भी हमला करता है, फ्रांस के भी बहुत सारे क्षेत्र को वो अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जर्मनी अपनी जो ताकत है उस पर ज़्यादा घमंड करने लगता है, तो पोलैंड पर हमला करने के बाद वे रूस पे भी हमला करने चला जाता है, तो रूस पे भी हमला कर देते हैं वो, ठीक है, और रूस को भी हराने लग जाते हैं। लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कुर्स नाम की एक जगह है, वहाँ पे जर्मनी के जो सैनिक थे वो पूरे तरीके से एक तरीके से परेशान हो गए थे, कंटिन्यू 6 माह से युद्ध लड़ रहे थे, तो वो परेशान हो गए थे और कमज़ोर पड़ने लग गए थे। और वहाँ कुर्स नाम की जगह पे जो ठंड थी वो कुछ ज़्यादा ही थी, वहाँ से जर्मनी के सैनिक हारने लग गए थे और फिर से वापस से रिटर्न होने लग गए थे। इस तरीके से कुछ घटनाएं थी उसमें। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या रहा। ओके, अब इसके प्रभाव देख लेते हैं, क्या क्या प्रभाव रहे थे। जान माल की अपार क्षति हुई थी, ये तो आपको पता ही है, पिछले लेक्चर में बताया था। 5 से 6 करोड़ के बीच में लोग मरे थे, सिविलियन और सैनिक। उसके अलावा 7-8 करोड़ लोग घायल हुए थे, ठीक है। तो यूरोप की 20-25% जनसंख्या प्रभावित हो गई थी जान और माल में। ओके, उसके अलावा यूरोप का प्रभुत्व समाप्त हो गया, अब यूएसए महाशक्ति के रूप में उभरने लग गया। औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो राष्ट्र थे, भले ही जीतने को इंग्लैंड जीत गया, फ्रांस जीत गया, जीते तो थे इसमें अपने जो मित्र राष्ट्र थे वही जीते थे, इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसए वाले क्षेत्र। लेकिन जर्मनी ने इन सभी देशों की इतनी हालत खराब कर दी थी, बहुत ज़्यादा हालत खराब कर दी थी कि ये देश अपने आप को नहीं संभाल पा रहे थे, तो उपनिवेशों को कैसे संभाल पाते। जर्मनी ने इंग्लैंड की हालत बहुत बुरी खराब कर दी थी। इंग्लैंड में जर्मनी के वायुसेना के जो सैनिक थे वो इंग्लैंड जाते थे और इंग्लैंड में हवाई हमले करते थे और इंग्लैंड को पूर्ण रूप से तबाह कर दिया था। ऐसे ही फ्रांस को भी तबाह कर दिया था। तो वो इंग्लैंड, फ्रांस, वो अपने देश को नहीं संभाल पा रहे थे, तो उपनिवेशों को कैसे संभाल पाते। बाकी संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो उसमें उद्देश्यों में भी शामिल था कि सभी लोगों को अपना आत्मनिर्णय लेने दिया जाए और सभी को स्वतंत्र किया जाए। तो औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत हो गया और 1960 तक आते आते सभी देश स्वतंत्र हो गए। युद्ध की रीति नीति में परिवर्तन हो गया, क्योंकि इसमें जब 9 अगस्त और 6 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराए गए अमेरिका के द्वारा, तो पूर्ण रूप से चेंज हो गया। पहले हथियारों से जो चल रहा था युद्ध, ठीक है, वो सैनिक युद्ध होता था, अब वायुसेना भी शामिल हो गई और अब उससे भी आगे क्या आ गया, परमाणु बम आ गया। अब परमाणु बम से सभी लोग डरने लग गए। शक्ति संतुलन के स्थान पर आतंक का संतुलन हो गया। ये किसके कारण हो रहा है, परमाणु बम के कारण, ठीक है। तो देखो, बहुत सारी चीज़ों के फायदे भी होते हैं। अब परमाणु बम एक होने को तो एक बहुत खराब है, मतलब आप कहीं पे भी डाल दोगे उससे पूरा शहर भी नष्ट हो सकता है। 50-50 किलोमीटर तक का क्षेत्र, 100-100 किलोमीटर का क्षेत्र भी नष्ट हो सकता है। और आज के समय पे पूरा विश्व जो है ना, वो एक बारूद के ढेर पर है आज के समय पे भी, क्योंकि बहुत सारे देशों के पास में परमाणु बम है। अगर अगर कभी भी परमाणु बम युद्ध हो सकता है, शुरू हो जाए, तो पूरा विश्व को नष्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज के समय पे भी जो संतुलन बना हुआ है, तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है, उसका कारण भी यही है कि परमाणु बम का आविष्कार। परमाणु बम के आविष्कार के बाद में अब शक्ति संतुलन का सिद्धांत काम नहीं करता है, अब आतंक का संतुलन है। अगर पाकिस्तान के पास में परमाणु बम है, भारत के पास में परमाणु बम है, चीन के पास में परमाणु बम है, चीन हो सकता है भारत से आर्थिक गतिविधियों में ज़्यादा हो सकता है जो उनकी थल सेना है उसकी संख्या ज़्यादा हो, लेकिन आतंक का संतुलन है। भारत के पास भी परमाणु बम है, चीन के पास भी परमाणु बम है। परमाणु बम से आतंक का संतुलन ऐसे हो रहा है कि इतना ज़्यादा डरे हुए हैं जो देश हैं, चाहे लोग हैं, कि अगर किसी एक ने शुरू कर दिया ना, उसके बाद पूरा विश्व नष्ट होने वाला है, ये निश्चित है। पाकिस्तान अगर गलती से भारत पर छोटा मोटा भी कोई परमाणु बम का हमला कर देता है ना, तो पाकिस्तान पूर्ण रूप से नष्ट हो सकता है। तो अभी जो है वो संतुलन आतंक का है, वो नॉर्मल शक्ति संतुलन नहीं है। तो परमाणु बम के बाद में जो है वो आतंक का संतुलन हो गया था। ओके, शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर हो गया था, पूंजीवाद साम्यवाद हो गया था, पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद हो गया था।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, प्रादेशिक संगठनों का विकास होना शुरू हो गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और टीटो सीज एंड यूगोस्लाविया के थे, एंड नासिर जो थे वो अपने मिस्र के थे। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, यूएनओ देख लेते हैं यूएनओ कैसे स्थापना हुई। 1941 में अटलांटिक चार्टर बनाया कि वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद का भविष्य कैसा होना चाहिए, तो उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जाएगी, ऐसी बात उन्होंने की अटलांटिक चार्टर में। स्थापना कब हुई यूएनओ की? 24 अक्टूबर 1945 में। उद्देश्य क्या था? भविष्य में युद्धों को रोकना, विश्व शांति एवं सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। यूएन के प्रमुख 6 अंग क्या हैं? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड यूएन सेक्रेटरी, ये प्रमुख हैं। इनमें से यूएन सेक्रेटरीट सबसे ज़्यादा प्रमुख है, यूएन सचिवालय। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ मैप लगाए हुए हैं, ये आप पहचान रहे होंगे। महाशय जो हैं वो हिटलर हैं, जर्मनी के तानाशाह, और इनको ही पूरा द्वितीय विश्व युद्ध का कारक माना जाता है कि इनके कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इन पे ही थोपा जाता है। बाकी बहुत सारे कारण थे, ठीक है। तो लेकिन हाँ, इनका बहुत बड़ा रोल था, ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। छोटे से देश कद में बहुत सारे छोटे से हैं, लेकिन ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इनकी पार्टी थी नाजी पार्टी, और नाजी पार्टी का जो चिन्ह था वो स्वास्तिक था। स्वास्तिक इस तरीके से, एक सेकंड, इस तरीके से स्वास्तिक का चिन्ह था। ओके, ये स्वास्तिक का चिन्ह था, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ। ये जो पिक मैंने लगाई हुई है, ये लंदन की पिक है, ठीक है। जब जर्मनी से जो वायुसेना के जहाज जाते थे और लंदन पर बमबारी करके वापस आते थे, तो उसके बाद में पूरा का पूरा लंदन तबाह हो चुका था। तो ये जो पिक है सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय लंदन की है। इसलिए जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद में वो जो देश थे इंग्लैंड वगैरह, वो अपने देशों को नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि अब नई देश की हालत उनकी खराब हो गई थी। ओके, ये पिक्चर है रूस में, रूस की रेड आर्मी का। रेड आर्मी थी रूस की, रेड आर्मी यानी कम्युनिस्ट आर्मी थी। तो वहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा बर्फबारी थी, और रूस ने ही जब जर्मनी को धकेलना शुरू किया था, और उसमें जर्मनी के हारने का एक कारण ये भी था कि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ शुरू हो गई थी और जर्मनी के सैनिक परेशान हो गए। ये जो पिक है वो रूस में जर्मनी के सैनिकों के द्वारा रूस के नागरिकों की, सिविल नागरिकों की मारने के बाद में उन्हें टांग दिया जाता था इस तरीके से। तो जर्मनी ने बहुत ज़्यादा क्रूर तरीके से, सैनिकों ने बहुत ज़्यादा क्रूरता अपनाई थी। ओके, ये आप जो पिक देख रहे हैं, ये ईस्टर्न ब्लॉक एरिया बॉर्डर चेंजेज 1938 से 1948 तक की। पहले तो जर्मनी वाला क्षेत्र से साइड में जाते हुए, और बीच में ये पूरा अलग भाग हो गया था। ओके, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड में कितनी सारी डेथ हुई थी, उसमें इंडिया के भी शामिल थे, क्योंकि सेकंड में 1939 में इंग्लैंड की तरफ से भारत के सैनिकों को भी भेजा गया था। ओके, तो इस तरीके से मैंने इस लेक्चर में आपको वर्ल्ड वॉर सेकंड के कारण बताए और उनका प्रभाव बताया। शुरुआत में कारण जो है वो वर्साई की संधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो 1929 की महान आर्थिक मंदी आई थी वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यूडेमी पे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप डाउनलोड कर लेना। और अन्य कोई कोर्स लेना है तो आप इस लिंक को जाकर के आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे अदर कोर्सेज जो मैंने बनाए हुए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। आई थिंक आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। और मैंने ये लेक्चर इतना कम समय में इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने कोशिश की है आरएस मेंस के हिसाब से इस लेक्चर को बनाऊं, तो प्रभाव उसमें है सिलेबस में, लेकिन वहाँ पे मैंने कारण भी बताए और प्रभाव भी टू द पॉइंट समझाने की कोशिश की है। आप इन चीज़ों को रट लेना पीडीएफ डाउनलोड करके, तो आप पूरी टू द पॉइंट वहाँ पे लिख के आ सकते हो। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं लेक्चर को समाप्त करता हूँ। राम राम सा।